सपा में नंबर 2 के आप, ऐसा अचानक क्या हुआ कि सपा से ही मोह भंग हो गया आपका? जब उन्होंने भगवान राम को गाली दिया तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। जब उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया तो विधान परिषद के सदस्य बना दिए गए। इसी सपा पे तो आरोप लगता रहा कि वो कार्यसेवकों पे उन्होंने गोली चलाई। उस समय आपकी राम भावना, हिंदुत्व की भावना नहीं ठेस पहुंची? बीजेपी में आने का नुकसान एक चीज भले हो गया आपको कि आपको उनके साथ मन साझा करना पड़ा जो आपकी प्रतिद्वंदी थी। फायदा और नुकसान जिस दिन देखना होगा उस दिन कोई दुकान खोल करके हम बैठेंगे। ऐसे ही सो पंचायत में एक हिस्सा थे सपा के नेता मनोज यादव। उन्होंने कहा कि वो चूंकि सपा छोड़ के बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि उनको हाई कोर्ट में उनका केस लगा था, सजा मिलनी थी। सेम डे सजा आई और सेम डे स्टे हुआ। तो अब मनोज पांडे ऐसे लोगों को, गली के पूछे के लोगों को जवाब देने लगे। अखिलेश जी से भी बात होती है कि नहीं? अमित शाह ने बहुत विश्वास आप पे लगाया था, नतीजे कुछ और होंगे। हमने कहा कि किसी मिशन के लिए हमें न लाया गया न मैं किसी मिशन के लिए गए। अच्छा, नाराजगी से याद आई, अभी आप हाल ही में दिशा की बैठक में नाराज होकर निकल गए, क्या था? राहुल गांधी जी से हमने एक सवाल किया। आप सरकार में थे और सरकार से जब गए 2017 में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, उस समय कई बार आप डिफेंड करते हुए नजर आए। इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? आपको सपा में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज के जो मेहमान है, जो पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सवाल वहीं से शुरू करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, सपा में नंबर 2 के आप थे, नंबर दूसरे पे आप मुख्य सचेतक बनाया गया था। ऐसा क्या हो गया? और जबकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आप सपा में लोगों को जोड़ रहे थे, उसकी जिम्मेदारी आप ही के पास थी, और ऐसा अचानक क्या हुआ कि सपा से ही मोह भंग हो गया आपका? देखिए, परिस्थितियां कभी कभी नई घटनाओं की जननी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं 1993 से समाजवादी पार्टी में रहा हूं और समाजवादी पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी हमें काम करने का मौका मिला है। लेकिन हम सब राजनीति में आए हैं तो राजनीति को व्यवसाय मान करके नहीं आए। ये हमारे जीवोपार्जन का साधन नहीं है। राजनीति, पद और प्रतिष्ठा हम सबके लिए सेवा, सम्मान और तमाम ऐसे लोगों को जिन्हें किन्हीं कारणों से अभी अधिकार नहीं मिल पाया, उनको अधिकार दिलाने का प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन राजनीति हमारे लिए जीवोपार्जन का साधन नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां समाजवादी पार्टी में आई जहां पर भगवान राम को गाली दी जाने लगी, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोले जाने लगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आस्था का विषय है और हमारे लिए हिंदुस्तान में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या का आस्था का विषय मेजॉरिटी के लिए। यानी स्वयं प्रसाद मौर्य जो उस समय बयान दे रहे थे उससे आप सहमत नहीं थे, लेकिन स्वयं प्रसाद मौर्य भी तो अपना रास्ता नाप चुके थे। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर बाद में आपने छोड़ा? नहीं, तो ऐसे लोग आते ही कहीं पर क्यों लाग लगाने के लिए हैं? उनके रास्ते कुछ कोई नहीं होते, क्योंकि उन रास्ते को खराब करने के लिए आते हैं। उसमें भी दल को हमने चिताया, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का से भी हमारी लगातार कई बार इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। लेकिन क्या कारण था कि स्वामी प्रसाद एक के बाद एक नए बयान देते थे। उन्होंने न केवल भगवान प्रभु राम के लिए बल्कि उन्होंने भगवान हिंदू देवी देवताओं के जितने देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया और एक बयान के बाद लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। इसको हम प्रोत्साहन माने कि क्या माने? जब उन्होंने भगवान राम को गाली दिया तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। जब उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया तो विधान परिषद के सदस्य बना दिए गए। एक बुरी तरीके से इस लोकतंत्र में हारा हुआ व्यक्ति, जिसे इस लोकतंत्र में जिसका मूल्यांकन जनता करती है, जनता ने जिसे धूल दूषित करने का काम किया हो, क्या कारण था कि लगातार उसको पद और प्रतिष्ठा बढ़ाई जाती रही? इसी सपा पे तो आरोप लगता रहा कि वो कार्यसेवकों पे उन्होंने गोली चलाई। उस समय आपकी राम भावना, हिंदुत्व की भावना नहीं ठेस पहुंची? सवाल अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग चीजों को होती है। राम जन्मभूमि पर जो हुआ, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए कष्ट है, दुख है। लेकिन वो एक घटना थी
घटना और प्रायोजित रूप से एक साजिशन कुछ बोलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान देते हैं या देते चले आए, वो एक सुनियोजित था, एक षड्यंत्र के तहत था। सनातन पर हमला करना था, लोगों की भावनाओं को आहत करने का था। और मैंने कई मौके पर ये बात कहा और आज आपके भी प्लेटफॉर्म पे मैं इस बात को कह रहा हूं। मनोज पांडे राजनीति में आए हैं, हमारा आस्था भी है। हम इस उपदेश को लेकर के राजनीति में आए कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, गरीब को न्याय दिलाएंगे, कमजोर, पीड़ित, असहाय, वंचित जो लोग हैं उन्हें कैसे उनके अधिकार को दिला पाए। हमारा पूरा जीवन इसी से भरा हुआ है। चलिए, एक तो आप अब बीजेपी में आ गए। अखिलेश जी कुछ दिन पहले पीसी करके कहे कि हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया ताकि इस बात का रास्ता साफ हो सके कि वो मंत्री बन जाए। चूंकि गृह मंत्री ने आपकी ज्वाइनिंग कराई और सब कुछ हो गया। बीजेपी में आने का नुकसान एक चीज भले हो गया आपको कि आपको उनके साथ मन साझा करना पड़ा जो आपकी प्रतिद्वंदी थी, अदिति सिंह, लेकिन मिला कुछ नहीं, नुकसान भले ज्यादा हो रहा है। देखिए, मैंने कहा इस बात को, फायदा और नुकसान जिस दिन देखना होगा उस दिन कोई दुकान खोल करके हम बैठेंगे। विचारधारा भी तो होती है। कोई अकाउंटेंट भी रखेंगे जो इसका मूल्यांकन भी करेगा और हमें समय समय बताता रहेगा कि हमें फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो दुकान खोल करके नहीं बैठे हैं मनोज पांडे। और हमारे 30 साल के जीवन में तमाम सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं होंगी, हजारों, जिसमें हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमने कहा कि हम लोग जिस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र में लाभ और हानि का मूल्यांकन करने के लिए नहीं आए हैं। अपने जो सिद्धांत है, अपने जो विचारधारा है और जिससे हमें लगता हो कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों के काम आ रहे हैं, उसके लिए हम सब इस समाज में, इस कार्य में हम सब आए हैं। मूल्यांकन इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है इसका मूल्यांकन लोकतंत्र में जनता करती है, जनता उसका मूल्यांकन करती है और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करती है। ऐसे ही सो पंचायत में एक हिस्सा थे सपा के नेता मनोज यादव। उन्होंने कहा कि वो चूंकि सपा छोड़ के बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि उनको हाई कोर्ट में उनका केस लगा था, सजा मिलनी थी। सेम डे सजा आई और सेम डे स्टे हुआ। बस उनको ये था कि मैं कैसे भी बच जाऊं। और कौन कहा ये बात? मनोज यादव जी सपा के नेता हैं। उन्होंने, क्या है ये? अब उनका वो स्टेटमेंट था, तो वही मैं है क्या ये? प्रवक्ता है सपा के। किस पार्टी के? सपा के। अरे सपा में तो राह चलते हुए तमाम ऐसे प्रवक्ता होंगे। एक वो चाट का ठेला लगाता है, वो भी एक दिन बता रहा था कि मैं प्रवक्ता हूं। तो अब मनोज पांडे ऐसे लोगों को, गली के और कूचे के लोगों को जवाब देने लगे। और मैंने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग का जमाना है, आज आईटी बहुत आगे बढ़ गई है। अब जिस मोबाइल को लिए हैं और अभी आपने देखना शुरू किया था, इसके गूगल को खोलेंगे तो मनोज पांडे 8 चुनाव लड़े हैं। हर चुनाव के पहले हम लोग एफिडेविट देते हैं और जो गूगल पे आता है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, मनोज पांडे पर कोई मुकदमा ही नहीं है। कभी तो जो मुकदमा होगा तब तो कोई केस चलेगा। जो कोई मुकदमा ही नहीं है उसको भी एफिडेविट हम देते हैं कोर्ट में। तो ऐसे गली और खोमचे के लोग, वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैंने और पता किया था, शाम का उनका कोई बयान ना होगा। हमको थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहते वो। अच्छा, अखिलेश जी, आप इतना विश्वास करते थे कि आपको मुख्य सचेतक बनाया था। अखिलेश जी सभी बात होती है कि नहीं? उन्होंने अभी भी आपका ध्यान रखा कि मैं चले उनको जाने दे रहा हूं ताकि बीजेपी मंत्री बना दे? अखिलेश जी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विचारधारा के रूप में हमारे और उनके रास्ते अलग हैं। मंत्री, हमारे नेता भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। हमारे नेता भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक हमारा नेतृत्व, वो हमारा नेता है। 1 साल करीब हो गया, आप 2 साल मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री रहे, अखिलेश सरकार में भी आप मंत्री रहे। 1 साल के करीब हो गया आपको बीजेपी के रथ पे सवार हुए। लेकिन ऐसा है कि इतनी भीड़ है यहाँ पे कि कहीं गुम से हो जाते हैं बड़े नाम। हमें लगता है कि आस्था, धर्म, विचारधारा और सिद्धांत के रथ पर हम चढ़े हैं।
और यही आरोप लगता है बस अस्थाई के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। ये रथ हमें सद्मार्ग की तरफ लेके जाएगा, इस विश्वास को लेकर के हम यहाँ आए हैं। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि कोई पद उसके लिए आड़े हाथ आता हो। मुझे लगता है कि जहां पर अपना मन अच्छा हो और जहां अपनी विचारधारा संतुष्ट हो, वो काम करना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि किसी पद और प्रतिष्ठा तक ही ले जाए तभी उसे संतुष्टि मिले। मैं संतुष्ट हूँ। मैं बाकी भी हमारे पंचायत में दोस्त हैं। सर, अभी सपा प्रवक्ता मनोज यादव की चर्चा हुई, चूंकि वो जितने भी सपा से बागी विधायक हैं उन पर लगातार हमलावर रहते हैं, इसलिए उनका सवाल फिर से मैं करना चाहूंगा उनसे जुड़ा हुआ। वो 3 लोगों का ज्यादातर चर्चा करते हैं, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और आपकी। अरे आप छोड़िए, क्या आप बात करते हैं। हम ऐसे लोगों को क्यों टीआरपी देंगे जिन्हें हम जानते नहीं है। अगर अब आप ये बात करेंगे तो छोटे छोटे गांव में नुक्कड़ नाटक होते हैं, लोग पैसे लेकर के करते हैं। अब मनोज पांडे उन लोगों पर कोई बयान दें, ये उचित नहीं। उनको कहिए कभी एक ग्राम सभा की सदस्य का चुनाव लड़े थे, वो चुनाव 12 वोट उन्हें मिला था। उन्हें कहिए कि और चुनाव लड़े, जनता में आए। सपा के प्रवक्ता है तो एक बयान प्रवक्ता का सवाल नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ खड़ी होगी, जनता जिसके ऊपर मुहर लगाएगी, नेता वो है। नेता किसी कागज के 4 लाइन के लिखे गए मनोनयन पत्र से अगर हिंदुस्तान में नेता हो जाते तो न जाने कितने नेता हो जाते। मनोनयन से आता कोई नेता नहीं हुआ। और कहाँ आप भी इतने गंभीर पत्रकार हैं और आप कहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा है, आप रायबरेली से आते हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता हैं जो बड़े नेता माने जाते हैं, दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह। दोनों नेताओं में आपको सबसे अच्छा नेता? मैं सबसे छोटा नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और नहीं, इन्होंने अच्छा की बात पूछी। आप हमारी बात तो सुनिए। सबसे पहले कोई कार्यकर्ता होता है, तो मैं ये मानता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको नेता नहीं लगते क्या? आज देश और प्रदेश में एक चर्चा रहती है कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में जिस कानून व्यवस्था पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में बदनामी होती रही हो, जहां नए उद्योग नहीं पनप पा रहे हो, जहां गुंडा टैक्स उसूले जाने की चर्चाएं हुआ करती थी, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र लिखते हो कि इतने उद्योग चले गए, आज वहां उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा होनी चाहिए कि जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या होती है उसका इकबाल कायम करने का काम किया। और हम आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि आज इस चीज पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना बढ़ा, आज उत्तर प्रदेश में अपराध कितने घटे हैं, नए निवेश कितने आए हैं उत्तर प्रदेश में, आईटी के क्षेत्र में हम कहां आगे बढ़े हैं। इस पर सार्थक चर्चा होगी तो निश्चित रूप से राजनीति में विपक्ष और पक्ष 2 ही होता है। ये ठीक है, विपक्ष का अधिकार है कि वो आरोप लगाए। विपक्ष माना जाता था कि वो सत्ता को जगाने का भी काम करता था, लेकिन एक ऐसा विपक्ष, रायबरेली में ऊंचाहार में एक घटना घट गई, दर्दनाक घटना घटी, दुखी हैं हम लोग। हमारे क्षेत्र में घटी, एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों ने चोर समझ करके उसकी हत्या कर दी गई। प्रारंभ FIR हुई, 6 घंटे के अंदर 5 लोग गिरफ्तार हो गए। एक नेता ने बोला कि दलितों और पिछड़ों के साथ हत्या हुई। लाश और मृत की कोई जात नहीं होती। और जो लोग पकड़े गए वो कौन थे? वो सारे पिछड़े और दलित भाई ही थे हमारे जो पकड़े गए, जिन्होंने ये घटना किया। जो मरा वो भी एक दलित परिवार से आता। लेकिन राजनीति की गिरने की पराकाष्ठा इतनी नीचे हो जाएगी, शायद भारत के संविधान को बनाने वाले लोग, देश को आजादी दिलाने वाले लोग, अपने जीवन को कुर्बान करने वाले लोगों ने अगर ये कल्पना भी की होती कि एक ऐसे भारत के लोकतंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं जहां मरने वाले व्यक्ति की भी जात की चर्चा होगी, तो मैं ऐसे विरोधियों से भी कहना चाहता हूँ, विरोधी दलों से सार्थक चर्चा करिए। क्या रह गया? विरोधियों से याद आया, आप बहुत अच्छा कह रहे। विरोधी इस बार रायबरेली में वो थे राहुल गांधी। अमित शाह ने बहुत विश्वास आप पे लगाया था कि 2024 में रायबरेली आ रहे हैं राहुल गांधी, और नतीजे चूंकि आप जुड़ चुके थे, कारवां में आप आ चुके थे, नतीजे कुछ और होंगे। 17 मई 2024 को हमने ज्वाइन किया है, 19 मई को रायबरेली में वोटिंग था।
17 मई 2024। यानी उसके 2 दिन बाद वोटिंग थी। हम्म। हमने कहा कि किसी मिशन के लिए हमें न लाया गया न मैं किसी मिशन के लिए गए। मिशन एक था, एक राष्ट्रवादी पार्टी में सनातन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने भारत को तीसरी सबसे मजबूत आर्थिक व्यवस्था लाने का न केवल संकल्प लिया बल्कि उस पर आगे बढ़ गए, लगातार आगे। एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने, क्यों नहीं चर्चा इस पर होती, कोविड-19 वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया के बड़े मजबूत आर्थिक संपन्न देशों ने जब घुटने टेक दिए हों, भूखमरी फैलाई हो, तो भारत के प्रधानमंत्री ने तब से लेकर आज तक कहा भारत हमारा परिवार है, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे परिवार के, 1-2 करोड़ नहीं, 10-20-25 करोड़ नहीं, 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने चिंता किया और राशन देने का काम किया। तो कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं है, उन लोगों को भी राशन मिल रहा जो भारतीय जनता पार्टी से अपने को संबद्ध नहीं मानते, ऐसे धर्म न कोई जात, उस पर काम किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। हम उस भारत के प्रधानमंत्री के उससे प्रभावित होकर के, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के हम उस पर आए, फिर पक्ष विपक्ष कहाँ रह जाता? नहीं, मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए, क्योंकि 2 ही दिन आपको आए हुआ था, लेकिन आप बीजेपी में आ चुके थे। लोकतंत्र आपका जो लोकतंत्र पे कोई जीतेगा कोई हारेगा। छवि पे आप कोई उस घटना पर नहीं जिक्र करते जब 2012 में आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे खिलाफ 19 मीटिंग करने आए थे। आप उस घटना का क्यों नहीं जिक्र करते जब आदरणीय प्रियंका गांधी ने थोड़ी सी नाराजगी को लेकर के ऊंचाहार में कैंप किया था। हाँ। मैंने ज्यादा वोटों से नहीं हराया था, लेकिन 73,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। तो और 12 भी और 17 भी 22 भी, और प्रदेश के जो सरकार चला रहे थे उसमें बसपा सरकार में सौम्य प्रसाद मौर्य, हाँ। जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी कैंप नहीं किया, उन्होंने चुनाव लड़ा है, कैंप करना अलग बात है। आपने बेटे को चुनाव लड़ा था। से भी हुए। लोकतंत्र में हमने इसीलिए कहा कि ना हम जीतते हैं ना हारते हैं। नाराजगी से याद आई, जीती है तो ऊंचाहार की जनता जीती है, और हारी है मैं तो उसका नहीं, हारी है ही नहीं वो। हाँ। वो हारी है ही नहीं और ना हारेगी। और मैंने कहा कि जो यहाँ पर हजरतगंज में बैठ करके, लखनऊ के चौराहों पर बैठ करके जो लोग प्रश्न पूछा करते हैं, आरोप लगाया करते हैं, उनसे हमने कहा बड़ी विनम्रता से मैं आज भी कहना चाहता हूँ, लड़ाई यहाँ नहीं होगी, हजरतगंज की गलियों में नहीं होगी, लड़ाई तो ऊंचाहार की धरती पर होगी, जमीन पर होगी, धरातल पर होगी। हम सबको भी आमंत्रित करेंगे, वो आएंगे, वहां देखेंगे। हजरतगंज में नहीं होगी, ऊंचाहार की धरती पर लड़ाई होगी, हैसियत मालूम हो जाएगी लोगों को। यहाँ मुंह से बोल देने वाले लोग जो ग्राम सभा का सदस्य का चुनाव लड़ते हैं और परिवार में 18 वोट और पाते बेचारे कुल 12 वोट है, परिवार को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, और वो आरोप लगाना तो ठीक है, इसके लिए लोगों को फेमस होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, नाम लेना बहुत अच्छा तरीका, हमें उनको बधाई है। अच्छा, नाराजगी से याद आई, अभी आप हाल ही में दिशा की बैठक में नाराज होकर निकल गए, क्या था? नहीं, वो हमारा एक सैद्धांतिक प्रकरण था। हाँ। और उसको पूरे देश ने देखा, अब मीडिया के माध्यम से देखा। मैंने जो कांग्रेस के प्रमुख नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी से हमने एक सवाल किया। बिहार में एक घटना घटी, बिहार में कांग्रेस के मंच से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। भारत रिश्तों का देश है, भारत की इसलिए पहचान नहीं कि हम दुनिया के बहुत सैन्य शक्ति में मजबूत देश हैं, आर्थिक रूप से बड़े संपन्न देश हैं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी विचारधारा और एक जो महान हमारी परंपरा है उसके कारण से भारत को पहचाना जाता है। माँ हमारे लिए बड़ा अहम शब्द है। हो सकता है कि दुनिया के तमाम देशों में वो कोई एक अलग नाम हो, लेकिन हमारे यहाँ भावनाओं का ही रिश्ता है। माँ को गाली दी जाए, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति के माँ को गाली दी जाए, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। मैंने उनसे पूछा और मैंने एक निंदा प्रस्ताव उनके सामने, उन्हीं के सामने मैंने निंदा प्रस्ताव दिया, यदि आप इसे असहमत हो कि किसी की माँ को गाली नहीं दी जानी चाहिए, इस निंदा प्रस्ताव को यहाँ पर शामिल किया जाए। इस पर हमारी उनकी लगभग 15 मिनट तक वाद और विवाद हुआ और बहस हुई। और मैंने कहा कि अगर आप असहमत हैं कि नहीं, ये निंदा प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, तो ये आपकी अपनी राय हो सकती है,
लेकिन अगर आप सहमत हैं कि देश में माँ जिससे पवित्र रिश्तों को कलंकित न किया जाए और गाली न बकी जाए, तो आप इस पर सहमति प्रकट करिए। अंततः उन्होंने सहमति नहीं प्रकट किया तो मैंने उसका बहिष्कार किया। लोकतांत्रिक तरीके से उस बैठक का मैंने बहिष्कार किया। और तब भी और आज भी हम कहना चाहते हैं राजनीति में रहने वाले, खासकर बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं को, कि रिश्तों का देश है। हम यहाँ गौ माता को भी माँ मानते हैं। तो फिर जीव माँ हमारी जननी रही हो, जो माँ भूखे रह करके भी अपने बेटे को पल्लवित करती है, पोषित करती है, उसे बढ़ाने का काम करती है, उस माँ को गाली दी जाए या किसी को भी की माँ को गाली दिया जाए, मनोज पांडे इसका प्रतिवाद करते हैं और प्रतिवाद करते हैं। रिश्तों का देश है। रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि आप सरकार में थे और सरकार से जब गए 2017 में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, उस समय आप सपा में थे। अखिलेश यादव जी ने जब आवास खाली किया तो टोटी चोर नाम से संबोधन दिया गया। उस समय कई बार आप डिफेंड करते हुए नजर आए। इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये रिश्ते की बात नहीं है। गंगा जल से धुलवाना सही था। ये अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो हो, कोई ऐसे साक्ष्य हो, तो आप इस पर पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप पूछ नहीं सकते। गंगा जल से धुलवाना सही था। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ। अगर आप कोई चीज पूछेंगे उसके लिए आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। एक प्रदेश सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना या उसके मुखिया के ऊपर आरोप लगाना कि गंगा जल से धुलवाया गया, कहावत हो सकती है। परवीन शास्त्री वो पंडित थे जिन्होंने उसको धुलवाया था, गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर तो परवीन शास्त्री उनका नाम है, उन्होंने धुला था। एक दिन आप उनसे हमारा जो है आप कहिए, मैं भी वीडियो को अभी कहिए। अगर वो ये कहते हो कि मैंने गंगा से धुलवाया है, हाँ, तो हो सकता है। इंडिया टीवी तो उस समय रिपोर्ट लगातार एक घटना से इसको जोड़ता भी हूँ। आप सनातन को मानते हैं? एकदम मानते हैं। हिंदू हैं आप? हाँ, हिंदू हैं। मंदिर में जूता पहन के जाते हैं? नहीं जाते हैं। नहा के जाते हैं? बिना नहाए चले जाते हैं? हम तो पवित्र होकर बस चले जाते हैं। मांस मंदिरा तो नहीं खाया जाता वहां पर मंदिर में ना, लेकिन बलि चढ़ती है। एक मंदिर हो और आपका मंदिर ना हो, मंदिर तो किसी एक का नहीं होता, क्षमा करिए, मंदिर तो सबका हो। अगर उस मंदिर में जहाँ लोगों की आस्थाएं, अगर कोई जूता पहन करके जाए, कोई वहां मांस मंदिर पी करके जाए, तो शास्त्र का 9वां अध्याय पेज नंबर 153 क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी उसी वर्ग से निकल करके आते हो। क्या कहा जाता है? मंदिर को साफ किया जाता है। मंदिर हो या फिर कोई भी पूजा का स्थल हो, माना जाता है कि जहां पर हम आस्था के लिए जा रहे हैं वहां निश्चित रूप से पवित्र मन करके भी जाएंगे। जो परंपराएं हैं सनातन की, हम जूता पहन करके नहीं जाएंगे। एक मंदिर में हमने देखा कुछ राजनीतिक लोग जूते पहन करके चले गए। जिस मंदिर के बाहर हम आप जूते उतारते हो, हाथ पैर धुल के जाते हो, आस्था मन में लेकर के जाते हैं हमसे, वहां पर अगर कोई जूता पहन करके जाए तो हमें लगता है कि यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति को ये स्वीकारता नहीं होगी। तो अगर उस मंदिर में कोई जूता पहन के चला जाए तो क्या उसे धुलवाया नहीं जाएगा? कोई गंदगी लग जाएगी तो क्या ये माना जाएगा कि इसको इसलिए नहीं धुलवाया जाएगा? तो एक सनातन में, हमारे धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं पूजा पाठ की, उसको आप आडंबर नहीं कह सकते। और ये यही नहीं, जिस तरीके की जितने भी धर्मों की पूजा होती है, तो चर्च में क्या वो लोग चाहते हैं कि कोई गंदगी लेकर के आए? उसमें रोज झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, और जो अध्यात्म के और तरीके हैं उसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो इसको इस चीज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अब आप अपने इस पंचायत के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं। कल मायावती जी ने रैली की थी, बहुत जनसैलाब उठा। उन्होंने योगी जी की तारीफ की, अखिलेश जी के लिए सवाल खड़े किए। उसके बाद एक सवाल शुरू हो गया कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, आदरणीय मायावती जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की एक बड़ी नेता है, और लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में वो कई बार मुख्यमंत्री रहे। कोई दल अपने लिए, अपने दल के लिए काम करता है, उसमें किसी दूसरे दल के व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब बी टीम, सी टीम, डी टीम कौन है, इसके लिए तो कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, कोई प्रवक्ता बता रहे थे। तो ऐसे लोग, ये कुछ जो स्कूल का मुंह नहीं देखे वही रिसर्च करते हैं, वही इसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, अब आप आते हैं कुछ
रैपिड फायर में, और उसके बाद इस बतकही को खत्म करते हैं। आपको सपा में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है अभी मौजूदा समय में? हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव रहे और सपा में। अखिलेश और शिवपाल जी में? अब जिस दल से में ही हम नहीं रहे, उसके बारे में क्या बोले? उसके बारे में हम क्या बोले? अभी भी रिश्ते यानी मजबूत हैं कि बोलने से पहले सोच रहे हैं कि नहीं, सवाल बोलने की बात नहीं है। हाँ। सवाल ये कि आप दूसरे घर की बात हमसे कर रहे हैं, तो हम उस दूसरे घर के बारे में हम क्या बता सकते हैं? यूपी के योगी जी को छोड़ के सबसे अच्छा दो बार आप मंत्री रहे, एक मुलायम जी की सरकार में और एक अखिलेश जी की सरकार में, सबसे अच्छा सरकार किसका लगा? दोनों ने अच्छी चलाई। दोनों ने अच्छी चलाई। अगली बार अगर ऊंचा हार छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ना हो तो कोई ऐसा विधानसभा जहां से लड़ना पसंद ऊंचा करें? हार, केवल ऊंचा हार। लोकसभा? अभी कोई हमारे मन में बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, बतकही करने के लिए और हमारे साथ पंचायत में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ जो पंचायत में जुड़े थे उनका नाम मनोज पांडे जी हैं, ऊंचाहार से आते हैं, विधायक हैं। आपको ये बतकही कैसी लगी, ये पंचायत कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने यार दोस्त मित्रों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.